नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। भला अब से पहले कौन सोच सकता था कि राजनीति में महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी देने का बिल संसद में इतनी आसानी से पास हो जाएगा, इतने बड़े वोटों से पास हो जाएगा। लेकिन जैसा बीजेपी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद आज बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री का बयान था कि जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उन्हें बिल का समर्थन करना क्यों पड़ा, क्योंकि पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर उभरी है। सवाल पब्लिक का है कि क्या महिला आरक्षण बिल का पास होना मोदी सरकार में महिलाओं का सम्मान और शक्ति देने का नतीजा है? वैसे महिला आरक्षण बिल पर सरकार को मिली सफलता के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सरकार के फैसलों में ओबीसी की भागीदारी को तूल दे रहे हैं, जाति जनगणना को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारे ओबीसी भाई बहनों का हक है। सवाल पब्लिक का है कि जब महिला आरक्षण पर मोदी को क्रेडिट, तब क्या राहुल गांधी लाए ओबीसी कार्ड? और 10 साल में महिला को मिला सम्मान, क्या इसलिए मोदी ने फतेह किया मैदान? यही है आज सवाल पब्लिक का। दो 2014 में लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालयों की बात की। ये वो विजन था जिसमें स्वच्छता के साथ महिला सम्मान का मंत्र छिपा था। इसके बाद चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गया, उज्ज्वला स्कीम में एलपीजी कनेक्शन का बांटा जाना हो, या फिर जनधन बैंक खातों का खुलना हो, ये सारी मोदी सरकार की ऐसी स्कीमें रही हैं जिनसे महिलाओं का अपलिफ्टमेंट हुआ है। आज जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी कैसे इसे अपनी सरकार के कामकाज से जोड़ रहे हैं, इसे मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए। इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। ये आप ही के सामर्थ्य पर भरोसा करके मैं गया था, ये आप ही की शक्ति पे भरोसा करके मैं गया था और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार की बड़ी सफलता है। इस सफलता ने प्रधानमंत्री मोदी की इस रेप्यूटेशन में 4 चांद लगाया है कि वो अटके भटके और लटके हुए कामों को कर दिखाते हैं, फिर चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो, जीएसटी हो, आर्टिकल 370 का हटना हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, ऐसे कामों की लंबी लिस्ट है। सुनिए महिला आरक्षण बिल संसद से पास होने के बाद महिला सांसदों का क्या कहना। नहीं, बिल्कुल हम सभी महिलाओं के लिए, पूरे देश की एक एक महिला आज जश्न मना रही है, उत्सव मना रही है और बहुत खुश है कि फाइनली जो ये एक सपना था उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने साकार किया। हम बार बार कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया। देश की करोड़ों बहनों की ओर से, परिवारों की ओर से, जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को, माताओं को प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत बधाई। बहुत सालों से औरतें ये मांग कर रही हैं, लेकिन तो ये खुशी की बात है डेफिनेटली, और इसको सराहना चाहिए। हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी यही मांग है कि ये बिल अभी तुरंत 2024 के चुनाव में लागू किया जाए और उसमें हमारा ओबीसी का कोटा भेज दिया जाए। देखिए, कांग्रेस की आदत है सिनिकल बनने की, और जब कुछ अच्छा हो रहा है देश में तो अच्छा नहीं रहना है कांग्रेस की पहले से आदत है, और क्रेडिट वॉर पे कांग्रेस हर वक्त लड़ रही है। आज सुबह भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब लोकसभा में ये बिल पारित हुआ,
कि मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, हर पार्टी को, हर नेतृत्व को, हर किसी को जिन्होंने ये पॉजिटिवली आगे लिया है। आज एक ऐतिहासिक पल है और आपने देखा होगा कि सभी लोगों ने समर्थन किया, इतनी रात तक चला और नोज में तो 0 ही रहा हमेशा और सब में ये हम लोग उसको बिल मैंने वोट किया हम लोगों ने और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, लेकिन हम लोगों ने कोशिश तो की कि इसको 2024 में ही लाया जाए और SC/SC के साथ OBC भी हो, लेकिन अभी फिलहाल जितना मिला उससे ही हम लोग संतुष्ट रहना पड़ेगा। नई संसद के पहले कामकाज के लिए महिला आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से आया, उसने उन दलों को भी इसका समर्थन करने पर मजबूर किया जिनकी वजह से ये पहले हकीकत नहीं बन सका था। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो RJD हो, महिला आरक्षण बिल के विरोध में सिर्फ AIMIM वोट करने का साहस कर सकी, वो भी लोकसभा में जहां उनके 2 मेंबर हैं। लेकिन महिला आरक्षण पर विपक्ष के इंडिया अलायंस ने समर्थन के बावजूद OBC का पेच ढूंढ ही निकाला है। 90 में से सिर्फ 3 OBC सेक्रेटरी के राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के पलटवार के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मौजूद OBC नेता सिर्फ मंदिर की मूर्ति जैसे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने आज OBC के मसले पर क्या कहा। MPs को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और OBC की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार आएगी, कास्ट सेंसस होगा और देश को पता लगेगा कि हमारे OBC भाई कितने हैं, दलित भाई कितने हैं और उनको देश को चलाने में भागीदारी मिलेगी। तो आज सवाल पब्लिक का है, महिला बिल पर प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट मिलता देख क्या राहुल गांधी की खीज बाहर आ रही है? सवाल नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का OBC कार्ड काम आएगा? सवाल नंबर 3, महिला आरक्षण पर मोदी को मिले समर्थन के बाद क्या विपक्ष के पास तुरुप का कार्ड जाति जनगणना है? यही है आज सवाल पब्लिक का और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की नेता बांसुरी स्वराज, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMIM के, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बांसुरी स्वराज, मैं हार्दिक तौर पर आपका अभिनंदन करना चाहती हूं और आपके द्वारा आपकी स्वर्गीय माता जी का, क्योंकि मुझे वो दौर याद है जब सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट में तमाम महिला सांसदों के साथ इस लड़ाई में सबसे आगे दिखती थी। वो 90 का दशक था, वो 2000 का दशक था, 2010 में भी जब ये राज्यसभा में UPA के सरकार में पास हुआ। मैं आज आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि कभी आपकी उनके साथ बातचीत हुई तो कभी उन्होंने इसका कुछ जिक्र किया, ये किस तरह की लड़ाई है? और इसके अलावा जो राहुल गांधी ने आज एक ऑपोजिशन का नया कार्ड निकाला है, OBC आरक्षण इसमें शामिल नहीं है ये कहकर, उसे आप किस तरह देखती? धन्यवाद नविका जी। मैं आपके जरिए भारत की पूरी नारी शक्ति को पहले तो बधाई देना चाहती हूँ 1/3 महिला आरक्षण बिल का पारित होने के लिए, और मैं आपके जरिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और अभिनंदन दोनों व्यक्त करना चाहती हूँ। माँ जहां भी होंगी मैं जानती हूँ आज वो बहुत प्रफुल्लित होंगी, बहुत खुश होंगी। और एक स्मृति आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगी कि जिस दिन धारा 370 हटी उस दिन वो बहुत खुश थी और रात का खाना माँ बेटी हम साथ खा रहे थे तो उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी। उन्होंने कहा था, बेटा देखना मोदी जी राम मंदिर भी बनाएंगे और महिला आरक्षण भी लाएंगे। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आज माँ की भविष्यवाणी सच हो गई। जहां तक बात है राहुल गांधी जी की, देखिए सबसे पहले तो ये वो नेता हैं जो OBC कम्युनिटी की बार बार बेइज्जती करते हैं और उसके बाद बहुत अहंकार के साथ कहते हैं कि वो क्षमा भी नहीं मांगेंगे। महिला आरक्षण 27 बरस से लटका हुआ था, इसमें विघ्न पड़ा हुआ था और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा वो सच है, मोदी है तो मुमकिन है।
27 बरस पुराना विघ्न हटाया गया। गणेश चतुर्थी के सुअवसर पर इसको नई संसद में प्रस्तुत करा गया। मैं सभी सांसदों का धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने दल की राजनीति से ऊपर उठकर इसको पारित करने में इतना बड़ा समर्थन भी दिया। लेकिन राहुल गांधी जी जब ओबीसी की बात करते हैं तो इतना मैं आपको सच बता दूं कि आज जो बिल जिस स्वरूप में आया है उसका स्वागत करना चाहिए। कोई भी बिल, कोई भी कानून स्थायी नहीं होता। यदि इसमें आगे चलकर किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो जरूर वो बाद में लाया जा सकता है। जहां तक बात है कांग्रेस की और श्री राहुल गांधी जी की, तो मैं जानती हूं कि वो ओबीसी का मुद्दा बार बार इसलिए उठा रहे हैं ताकि वो गुमराह कर सके। तहसीन पूनावाला, तंग दिल दिखा रही है कांग्रेस पार्टी क्योंकि ये जब बिल लाया गया 2010 में आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसे राज्यसभा में पारित भी किया, लेकिन 4 साल कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसे घटक दल जो आपके अलायंस के हिस्से में थे, बाहर से सपोर्ट दे रहे थे, उनको एक पेज पर लाया जाए। उस वक्त भी ओबीसी का कोई ऐसा भरोसा नहीं दिया था, बल्कि सोनिया गांधी जी ने कहा था कि कौन मना कर रहा है किसी भी पार्टी को कि इसी 33% आरक्षण में आप ओबीसी महिलाओं को भी लाइए। ये उनके तब के वक्तव्य थे। आज क्या बदला है कि राहुल गांधी सिवाय इसके कि क्योंकि मोदी जी ने कर दिया और क्योंकि समाजवादी पार्टी और बाकी तमाम पार्टियां जो ऑपोजिशन में अपोज रही इतने साल, आज उनको झुककर बिल को समर्थन देना पड़ा। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक और कोई कहानी ओबीसी की निकाल ली है जिस पर कभी भी उन्होंने खुद कोई पहल नहीं। नमस्कार नाविका जी, सबसे पहले आपको, फेलो पैनलिस्ट को, देश के सभी लोगों को ढेर सारी बधाई कि एक बिल पास हुआ है। बिल पास हो गया, कानून भी बना, लेकिन कानून 2034 और शायद 2039 तक लागू नहीं होगा। इसकी वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। आप चाहते हो तो मैं दोहरा दूंगा कि डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज 2026 का होने वाला नहीं, क्योंकि 2021 का डेकेडल सेंसस जो सारी G20 देशों ने किया है, कोविड के समय भारत ने नहीं किया है, वो 2025 के बाद चालू होगा। सेंसस को 2 साल लगेगा, उसके बाद 3 साल डीलिमिटेशन को। और डीलिमिटेशन सदर्न स्टेट्स होने नहीं देंगे, क्योंकि जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था कि 2026 में डीलिमिटेशन होगा, वो पॉपुलेशन स्टेबल होगा, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स के पॉपुलेशन बड़े, सदर्न स्टेट्स के नहीं, तो डीलिमिटेशन नहीं होने वाला। ये आप भी जानते, हम भी जानते, ये महज एक जुमला है। बट बिल पास हो गया, कोई बात नहीं, बिल पास हो गया, लागू होगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं नाविका जी, क्या माननीय प्रधानमंत्री अगर दोबारा जीत के 2029 में रिजाइन करेगा अगर ये बिल लागू होगा? आप भी जानते हो नहीं होने वाला है, लेकिन आप लोग कल के हेडलाइंस के लिए आज हेडलाइंस, कल जो नहीं होने वाला उसके लिए आज लोग हेडलाइंस बना रहे, कोई बात नहीं। जहां तक सवाल ओबीसी रिजर्वेशन का है, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, 2011 का जब सेंसस हुआ, जो आज तक बीजेपी ने रिलीज नहीं किया, माननीय राजनाथ सिंह जी ने ऑन द फ्लोर हाउस कहा था, सुषमा जी लीडर ऑफ द हाउस थी, कि 2018 में ये सेंसस रिलीज होगा जब ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी गिनती होगी। फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, आपने कवर किया था। उसके बाद थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाजपा की सरकार ने स्टेट से पावर ले लिया ओबीसी रिजर्वेशन करने का, और फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जब ये पावर दिया और बिहार अब रिलीज करने को तैयार है, भाजपा की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है ताकि वो रिलीज ना हो। आप नहीं चाहते ओबीसी का बाहर आए डेटा ताकि सेंसस हो 2011 का। 2011 का सेंसस नहीं, तहसीन पूनावाला, एक मिनट रोकूंगी आपको। आपने क्या कहा? 2024 में जब मोदी जी वापस आए तो 2029, आपने नहीं, आपने अब आप संशोधन कर रहे हैं। आपने कह दिया 2024 में आएंगे तो 2029 में अगर आपको हाइपोथेसिस नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैं नहीं। अच्छा, पहली बार आपने मान लिया था, अब मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। अगर आएंगे, क्या ये चैलेंज आप रखने को तैयार है कि माननीय प्रधानमंत्री रिजाइन करेंगे? क्या ये मानने को तैयार? क्योंकि 29 में बिल नहीं आने वाला है मैम, ये बिल लागू नहीं होगा, ये आप भी जानते हो, ये मिस स्वराज भी जानती है, आशुतोष भी जानते हैं। अच्छा। लेकिन हम कल के जो नहीं आने वाला उसके लिए हेडलाइंस, जब स्वर्गीय शहीद राजीव गांधी जिंदा थे और 50% आरक्षण दिया, उस वक्त से आरक्षण दिया जिस वक्त से उनकी सरकार थी, 10 साल का जुमला नहीं दिया, ये जुमला है। अरे भाई, जुमलों की बात करें तो 60 साल गरीबी हटाओ का जुमला सबसे पहले कहां से आया था, ये आपको भी याद होगा। लेकिन आपकी गलती नहीं है, बहुत से लोग ऐसे उनके मुंह से निकल जाता है कि 2024 में तो मोदी जी आएंगे, 2029 में क्या होगा।
रिजाइन करेंगे। अगर अरे बिल लागू नहीं आए- हुआ, आ गए, आए तो रिजाइन सही। करेंगे? मैं तो कहती हूँ, आप पूछेंगे मैं इसे तो सवाल? कहती हूँ, मैं बिल्कुल पूछूंगी। जैसे राहुल गांधी मुझे अपॉइंटमेंट देंगे इंटरव्यू लेने का और मुझे बॉयकॉट नहीं आप करेंगे, मानते हो राहुल तो गांधी मैं उनसे भी पूछूंगी, मैं मोदी जी से भी पूछूंगी। भाई आप लोग नेता लोग हैं, आप डिसाइड करेंगे कि मीडिया को कब इंटरव्यू देना है। राहुल जी जो कहते हैं इतना लोकतंत्र है, वो कौन सा मीडिया से बात कर रहे हैं? कोई लोकतंत्र यहां पर नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है, तो इस बुलेके में मत रहिए। लेकिन वारिस पठान जी हमारे साथ हैं। वारिस पठान जी, क्या कहूं आपको, महिला हूं, कहना चाहती हूं कि सारे पार्लियामेंट में, सारे संसद में सिर्फ एक आपकी महान पार्टी है जिसके 2 वोट लोकसभा में महिलाओं के खिलाफ गए। आज आप ताज पहन ही लीजिए महिलाओं का विरोध करने के लिए, क्योंकि आपके अलावा शायद इस देश में और कोई पार्टी नहीं है जो महिलाओं का विरोध करना चाहती है। पूछना चाहती हूं वारिस भाई, और हमेशा से आपको वारिस भाई कहती रही हूं, भाई कहलाएंगे आज आप, बहनें आपको भाई कहेंगी जब आप इतना डट कर खड़े हैं महिलाओं के खिलाफ? देखिए नविका जी, जब हिस्ट्री लिखा जाएगा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का, तो उसमें साफ तौर से लिखा जाएगा कि जब ये बिल लाया गया था संसद के अंदर, उस वक्त ऐसे 2 मर्द मुजाहिद थे एमआईएम पार्टी के जो खड़े हुए ओबीसी महिलाओं के फेवर में और मुस्लिम महिलाओं के फेवर में। उन्होंने कहा कि ये बिल हम मुसलमान विरोध नहीं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के विरुद्ध नहीं है, हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन के विरुद्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि जो बिल लाया है आपने, इस बिल के अंदर ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले, इस बिल के अंदर मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले, ये भी लिखा जाएगा। और एक चीज लिखी जाएगी संसद के अंदर, नया संसद का आपने बिल्डिंग बना दिया, धूम धड़ाके के साथ आपने उसका ओपनिंग कर दिया, स्पेशल सेशन बुलाया गया 5 दिन के लिए बिल लाने के लिए। उस स्पेशल सेशन के दिन पब्लिक नहीं भूलेगी कि एक बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश भिदुरी नाम का खड़ा हुआ और उसने एक मुसलमान एमपी दानिश अली को सबके सामने कहा, मैं अल्फाज यूज नहीं करना चाहता हूं, मत कहिए ऐसे, अनपार्लियामेंट्री है, बैठकर अनपार्लियामेंट्री है, अनपार्लियामेंट्री है। मैं इस बात पर आपका समर्थन करती हूं, बिना किसी संकोच के मैं समर्थन करती हूं कि इस तरह की भाषा गलत है, किसी के लिए भी गलत है, और एक सांसद को इस तरह की भाषा कतई नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसी वक्त सस्पेंड कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। इसमें मुझे कोई भी संकोच नहीं है कहने के लिए। लेकिन मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि आप बात को भटका रहे हैं। मर्द मुजाहिद तब कहां चले गए थे जब 2010 में मुसलमान महिलाओं का नहीं था? मर्द मुजाहिद तब कहां होते हैं जब पार्टियों में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है? तब क्यों महिलाओं, हाँ तब क्यों नहीं महिलाओं के राइट्स के लिए आप खड़े होते? अपनी ही पार्टी में कितनी महिलाएं आपकी पार्टी में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर है? मैं बासुरी जी आपसे पूछना चाहती हूं, ये वारिस पठान जी का वक्तव्य कहीं ना कहीं भटकाने वाला नहीं? आधे अधूरे के अंदर मजा नहीं आ रहा है। आपने मेरी बात ही नहीं रखने दिया, आपने मुझे बात ही नहीं रखने दी। नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन अनपार्लियामेंट्री तो सब बॉयकॉट कहेंगे। अब भिदुड़ी जी ने जो कहा है उसे रिपीट मत करिए, क्योंकि देश का सर शर्म से झुक चुका है उनके शब्दों से, झुक चुका है। बिल्कुल मुझे खुशी हुई कि आज आपने पहली मर्तबा बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लताड़ा और आपने मेरे बात के साथ कहा कि हाँ उसको सस्पेंड करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो गाली सिर्फ दानिश अली को नहीं दी थी, पूरे देश के मुसलमानों को उन्होंने वो गाली दी है। हम तो निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, उनको सस्पेंड करना चाहिए इमीडिएटली। अब बात नंबर 2 आपकी महिला, इसके ऊपर आता हूं मैं बिल के ऊपर। हमने क्या गलत किया? चलिए ओबीसी महिलाओं को हमने कहा आरक्षण दो, हमने क्या गलत किया अगर हमने कह दिया कि मुसलमान महिलाओं को आरक्षण दो? क्या ये गलत है? क्या ये मांग गलत है? क्योंकि देश के अंदर 7% मुसलमान महिलाओं का पॉपुलेशन है, जिसमें आज विधानसभा के अंदर सिर्फ 0.7% रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, आज साबित हो गई। क्या पुरुषों के लिए मुसलमान के लिए रिजर्वेशन है? ये संविधान अलाउ नहीं करता, ये पोलराइज कर रहे हैं।
ये पोलराइज करते बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हारिस पठान कहते हैं जब तक मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण नहीं होगा तब तक किसी महिला को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। और तहसीन जी कह रहे हैं ये बीजेपी की बी टीम है। लोकसभा में कितने बांसुरी स्वराज टिकट दिया? बांसुरी स्वराज, इसमें सभी समुदाय, सभी संप्रदाय, सभी मजहब सब आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण अनकॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मोदी जी ने 27 साल पुराना विघ्न महिला आरक्षण से हटाया है। ओबीसी आरक्षण हो, इस बिल के नाम को लेकर अगर किसी को आपत्ति हो, ये सारी की सारी चीजें जिसे हम अंग्रेजी को निटपिकिंग कहते हैं, ये भटकाने वाली बातें हैं। आज का दिन भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, भारत की नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसको हमें एक पूरे भारतीय रूप में इसका स्वागत करना चाहिए और आगे यदि कोई भी कमी बेशा हो तो इस कानून में बाद में संशोधन लाया जा सकता। आशुतोष जी, ये ओबीसी का कार्ड क्या कांग्रेस की अपॉर्चुनिज्म है, क्या बाकी पार्टियों की अपॉर्चुनिज्म है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने ये सोचा है और उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि हिंदू वोट को डिवाइड करना है और हिंदू वोट को डिवाइड करने के लिए कास्ट सेंसस वापस लाइए, कास्ट की बातें वापस लाइए। इसीलिए आज ओबीसी रिजर्वेशन विद इन महिला आरक्षण एक डिमांड की तरह आया है, क्योंकि इससे पहले आपने सोनिया गांधी जी का वक्तव्य 2010 का सुना है। मैं पूछना चाहती हूं कि चुनाव के मद्देनजर अगर इस तरह का रुख लिया गया है विपक्ष द्वारा, तो क्या 2024 में एक तरफ जाति जनगणना का कार्ड खेला जा रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी का महिला आरक्षण, क्या मुकाबले की टक्कर है? नाविका, सबसे पहले तो मैं बांसुरी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहली बार उनको हिंदी में बोलते हुए सुना है। और अगर मेरी आंखें बंद नहीं होती तो मुझे लगता है शायद सुषमा जी खुद बोल रही हैं। और मुझे कई बार मैंने उनको अपने साथ, अपने डिबेट में भी मेरे साथ थी, कई बार मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि सुषमा जी ही खुद बैठी हुई आंखों के सामने। खैर, ये जो आवाज, बिल्कुल उसी तरीके से और वही अंदाज, डिक्शन भी लगभग उसी तरीके का। मैंने बांसुरी को पहले अंग्रेजी में सुना था तो मुझे लगा कि शायद ठीक है, लेकिन जब मैंने हिंदी में सुना तो मुझे लगा कि साक्षात सुषमा जी सामने बैठी हुई, बिल्कुल उसी तरीके से बोलते हुए। देखिए, ये जो पूरा ओबीसी का मसला है और खासकर जो कास्ट रिजर्वेशन का मसला है, ये बहुत सीधी सी बात है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर उसकी जमीन क्यों खो गई और क्यों कांग्रेस पार्टी वहां खत्म हो गई, उसका कारण बहुत स्पष्ट है। क्योंकि जब मंडल कमीशन आया था तो कांग्रेस पार्टी उस पर कोई स्टैंड नहीं ले पाई या एक तरीके से उसका विरोध ही करती रही, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और बिहार जो सबसे बड़ी ताकत थी उनके हाथ से निकल गई। अब राहुल गांधी को यह लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में अगर जीवित करना है तो उसके लिए उनको ओबीसी का जो सामाजिक आधार है उसको अपने साथ लाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही सुनिश्चित और बहुत ही सुविचारित राजनीतिक उनकी योजना है। आपको याद होगा कि कोलार में जब ये कर्नाटक के अंदर चुनाव हो रहा था तो कोलार में राहुल गांधी ने पहली बार कास्ट सेंसस को सपोर्ट किया था और कहा था कास्ट सेंसस होना चाहिए। और पिछले अगर आप 5-7 महीनों के अंदर अगर आप देखें तो शायद आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कास्ट सेंसस को सपोर्ट किया है। जाहिर सी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा एक मास्टर कार्ड लेकर आई है तो उसके जवाब में विपक्ष को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम महिला आरक्षण बिल का उन्होंने संसद के पटल पर विरोध नहीं किया। उन्होंने जरूर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण की बात की और वो उनका एक राजनीतिक अधिकार है, विपक्ष के होने के नाते वो मीन-मेख भी निकालेंगे और अपनी राजनीति भी मजबूत करेंगे। तहसीन पूनावाला, मंडल 2.0 राहुल गांधी के लिए नया कार्ड, इसलिए महिला बिल पर मीन मेक निकाले जा रहे हैं, ये आरोप है आप? गलत आरोप है, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब बिहार का कास्ट सेंसस हो गया है, जब बिहार अपना कास्ट डेटा रिलीज करना चाहता है, वर्तमान केंद्रीय सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट जाती है? हरीश नायर ने कवर किया है उसे रोकने के लिए। आप मुझे बताएं नाविका जी, बड़े विनम्रता से मैं आपसे पूछता हूं, कितने उत्तर प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, एसपी ओबीसी या दलित समाज के? जो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल SC ST, कितने वाइस चांसलर्स इस वक्त है?
बड़ी विनम्रता से। मैंने चाहता हूं कि प्राइवेट नहीं, राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था, कितने सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओबीसी से हैं, लेकिन भूल गए कि अगर सेक्रेटरी बनना है तो 30 साल की सर्विस उसके पीछे है। यानी कि 30 साल पहले, बांसुरी जी, 30 साल पहले कांग्रेस, समय कम है तहसीन पूनावाला, समय कम है, सबको समय चाहिए। बांसुरी जी, तो क्या 30 साल पहले क्या कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए था ये एक्शन, अगर आज सेक्रेटरी देखना चाहते थे? वाइस चांसलर का पूछिए। नहीं, आप बिल्कुल, आप देखिए आज के दिन कट ऑफ डेट है 1992, यानी 1992 से पहले के तबके के सारे के जो लोग हैं वही इम्पैनल हो सकते हैं सेक्रेटरीज में। लेकिन मैं आपको ये भी पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी बार बार ओबीसी की बात कर रहे हैं, वो क्या बात अपने अपराश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? वही तो हैं जो कन्विक्टेड हैं, जिन्होंने ओबीसी समुदाय की बेइज्जती करी, उनकी मानहानि करी, और बार बार अहंकार में कह रहे कि नहीं, मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। वारिस पठान, इससे पहले कि आपके पास आऊं, जनता के कुछ सवाल है। उपेंद्र का दिल्ली से सवाल है, क्या आप महिला आरक्षण पर मोदी की सफलता के बाद राहुल गांधी जैसे नेता ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे जैसे अंगूर खट्टे हों? शिवांगी त्रिपाठी का देवरिया यूपी से सवाल है, सोनिया गांधी दावा कर रही हैं कि महिला आरक्षण बिल पूर्व पीएम राजीव गांधी का सपना था। तो मेरा सवाल यह है कि सालों तक सत्ता में रहने और बहुमत में भी होने के बावजूद आपने इसे लागू क्यों नहीं किया? जटाशंकर गुप्ता का मिर्जापुर यूपी से सवाल है। मेरा सवाल विपक्ष से है कि ऐसे मुद्दे पर आप सभी को मिलकर इस बिल को लागू करवाने पर काम करना चाहिए, तो आप ओबीसी कार्ड के जरिए इस पर अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं? कोई ओबीसी, कोई मुस्लिम कार्ड। और वारिस पठान, मेरा सवाल सीधा आपसे है, आपकी पार्टी की अध्यक्ष कोई महिला, मुस्लिम महिला कब बनेगी? और अगर हिंदू महिला बन जाए तो सोने पे सुहागा या सिख? बीजेपी ने 2014 में, 2019 में कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया? एक को भी नहीं। आज आजादी के बाद से पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पूरी कैबिनेट के अंदर कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। ऐसा क्योंकि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एंटी विरोधी है, और ये चाहते ही नहीं कि मुसलमानों का एम्पावरमेंट हो। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सबसे बड़ा एक जुमला है। बात नंबर 2, ये जो बिल लाया है मोदी जी ने स्पेशल सेशन बुलाकर, ये 2024 के चुनाव के पहले का सबसे बड़ा स्टंट और सबसे बड़ा जुमला है। मोदी जी खुद जानते हैं कि 2029 तक भी ये नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पता है 2021 के अंदर जो सेंसस होने वाला था, सेंसस नहीं किया। अब ये आड़ ले रहे कोविड था, इसकी वजह से नहीं किया। सब तरफ हुआ था, एक सिर्फ हमारे देश के अंदर सेंसस नहीं किया गया। पहले सेंसस होगा, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर सब रेशियो वगैरह सबको लिया जाता है, उसमें सालों साल चले जाते हैं, फिर वो चैलेंज भी हो जाता है कोर्टों के अंदर, तो वहां आगे रखड़ जाएगा, सबको पता है ये वाली बात। उसके बाद ये इंप्लीमेंटेशन आएगा, उसके बाद में रिजर्वेशन मिलेगा। तो मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी मोदी को कि क्यों आप हमारे देश के मुसलमानों को इस तरह से बेवकूफ बना रहे हो? क्यों उनके इमोशन के साथ, जज्बात के साथ खेला जा रहा है? अगर है ना रिजर्वेशन दो, और उसके अंदर भी, उसमें भी हम ये सिंपल मांग जो हमारी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दो, आप तो ये भी नहीं देना चाहते। तो किस तरह से आप बोलते हो? और आप बात करते हो वंदना की, नारी वंदना की बात की मोदी जी ने, किस तरह का वंदना? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को तो आपने खुली फिजाओं के अंदर छोड़ दिया। 63 मिलियन वुमेन मिसिंग है, डिसेबल्ड, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। फीमेल वर्क फोर्स डिक्लाइंड हो गया 30% से 19% तक, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। यहां पे नारी का हर दिन अपमान हो रहा है, उसके अंदर आपको वो नहीं दिख रहा है। आपको रिजर्वेशन बिल लाना था तो आप सबको साथ में लेके चलते मोदी जी, देश आपकी सराहना करता। मगर हमको पूरा इस बात का खुशी है, इस बात का एतमाद है, इस बात का यकीन है कि पूरी देश की जनता ने हमारा समर्थन किया। वो देश की जनता देख रही है कि 2 ही वाहिद एमपी थे जो खड़े रहे ओबीसी महिलाओं के पक्ष में, बिल्कुल महिलाओं के पक्ष देश की जनता सब देख रही है, और देश की महिलाएं तो देख ही रही हैं। महिलाओं के हक, 3 तलाक पर आपने क्या किया, आपको तब भी देखा गया। महिलाओं के हक पर, इस आरक्षण बिल पर आपने क्या किया, पूरे देश ने देखा। बांसुरी स्वराज, कहीं ना कहीं शायद छाती ठोक कर कहना चाहते हैं वारिस पठान जी कि जो किया अच्छा किया, देश की सारी महिलाओं के खिलाफ खड़े हो गए, और मुसलमान महिलाओं का 3 तलाक में तो कभी कुछ किया नहीं। क्या बताना चाह रहे हैं वारिस पठान पूरे देश की महिलाओं?
ओबीसी महिलाओं के साथ खड़े रहे, मुसलमान महिलाओं के साथ खड़े रहे, इंसाफ के साथ खड़े रहे, संविधान के साथ खड़े रहे, जस्टिस के साथ खड़े रहे। ये 5 अल्फाज आप बोलिए जरा नाविका जी, अच्छा लगता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे 5 अल्फाज के साथ हम खड़े थे और खड़े रहेंगे। बांसुरी जी लास्ट वर्ड टू यू, लास्ट वर्ड। जी, इतिहास गवाह होगा और इतना मैं जरूर पूर्ण विश्वास से बोलना चाहूंगी वारिस भाई को और तस्लीम भाई को कि आप चिंता मत करिए, 2024 में भी आप विपक्ष की ही भूमिका निभा रहे होंगे। यदि आपको लगता है कि 2029 में ये बिल नहीं लागू होगा तो तब आप संसद के फ्लोर पे आराम से सवाल पूछ लीजिएगा। इतना कहूंगी, मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी एक कर्मयोगी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। 27 बरस पुराना विघ्न उन्होंने हटाकर महिला आरक्षण जो अब तक लटका हुआ था, उन्होंने 2 दिन में एक स्पेशल सत्र बुला के नए संसद का शुभारंभ करके पारित करवा दिया। मैं जानती हूं कि ये विधेयक, अब ये महिला आरक्षण जनगणना होगी, परिसीमन होगा और उसके बाद लागू होगा। और हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार दोबारा मिलेंगे, आपको गिले शिकवे करने का और वक्त मिलता रहेगा। आशुतोष जी, जाने से पहले बस इतना चाहूंगी, एडवांटेज मोदी या एडवांटेज ऑपोजिशन इस स्पेशल सेशन के बाद 2024 के संदर्भ में? नहीं, मैं कहूंगा मैच 50-50। अभी बहुत जल्दी कुछ भी कह पाना। देखिए, ये जो आप जानती कि मैं जरूर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता हूं। अभी इसको भारतीय जनता पार्टी को भी मैसेज को डाउन द लाइन ले जाना पड़ेगा और विपक्ष को भी ले जाना पड़ेगा, जिसमें बीजेपी की ताकत ज्यादा है, आरएसएस की ताकत ज्यादा है, जमीन जमीन उनका कार्यकर्ता है, लेकिन महिलाएं उस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस नहीं करती जिस तरीके से कास्ट आइडेंटिटी को हिंदुस्तान में लोग एक्सप्रेस करते हैं। जाति डिफाइन करती है। महिलाओं के साथ दिक्कत क्या है कि वो एक कैटेगरी के तौर पर या एक आइडेंटिटी के तौर पर अभी स्टैब्लिश नहीं है, तो वो भी अपनी जाति के आधार पर वोट करती है। देखिए आगे आगे होता है क्या। भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट 1947 में ही मिल गया, लेकिन राजनीति में बड़ी भागीदारी दिलाने वाले महिला आरक्षण के अधिकार के लिए 75 साल का इंतजार करना पड़ा। अब की बार महिला आरक्षण बिल पर एक तरह से आम सहमति बनी है, लेकिन यहां से भी सभी दलों के नेताओं को यह जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि अब ओबीसी जैसे मुद्दों पर महिलाओं को सम्मान दिलाने के मसले में कोई अड़ंगा ना आए। क्या ये हो पाएगा? क्या आज की बेटी कल की नेता बन पाएगी? क्या रहेगा रुख राजनीति का? ये हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि यही है आज सवाल पब्लिक का।